सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो एवरीवन, मैं राधिका चांदमल शर्मा HE क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम अनुभव शंकु के बारे में जानने वाले हैं। अनुभव शंकु को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अनुभव किसे कहते हैं। हम अधिगम को समझ रहे थे और अधिगम में हम समझने वाले हैं आज अनुभव शंकु को। अधिगम से अभिप्राय होता है किसी चीज को सीखना। और जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी बालक जब किसी विषय वस्तु के बारे में सीखता है तो वो सीखने के लिए उसके लिए जरूरी है कि वो बच्चा उस चीजों से संबंधित प्रत्यक्षीकरण करे, अपने ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी इकट्ठी करे। जब जानकारी इकट्ठी की जाती है तब अगर बच्चा अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनके माध्यम से अधिगम की जो प्रोसेस है उसमें अंतःक्रिया करता है, तब बच्चे का जो अधिगम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ज़्यादा लंबे समय तक बच्चे को जो सीखा हुआ है वो याद रहता है, क्योंकि बच्चा उन चीज़ों को अनुभव कर लेता है। अनुभव से अभिप्राय सीधा सीधा समझा जाए तो जो विषय वस्तु बच्चे के सामने है उस विषय वस्तु के बारे में जो गहरा ज्ञान होता है, उस चीज़ के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो बच्चे की बन जाना। और जब किसी विषय वस्तु के बारे में बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बनानी है, मतलब एक समझ का विकास करना उस बारे में, तब जरूरी है कि बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों का अधिक से अधिक उपयोग करे। एक बच्चा है, उसके सामने जो भी विषय वस्तु हम प्रस्तुत कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि बच्चा उस विषय वस्तु को सीखे, तो उसके लिए जरूरी है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव से अभिप्राय है बच्चा जब सीख रहा है तब अगर आपके पास अगर कोई सहायक सामग्री है और उस सहायक सामग्री के माध्यम से जब हम बच्चे को समझाते हैं तो बच्चे की एक ज्ञानेंद्रिय काम नहीं करके 2-3 ज्ञानेंद्रियां जो है वो काम करती है। अगर आप बच्चे को समझा रहे हैं और उसके बीच आप कोई वीडियो दिखा रहे हैं तो उस वीडियो में क्या होगा, बच्चा जो है उसकी आंखें भी काम करेगी, कान भी काम करेंगे, और उसके बाद जो बच्चा देखेगा उसके बारे में जो कुछ भी महसूस करेगा और उस वजह से बच्चे में एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। और उस अंडरस्टैंडिंग की वजह से बच्चा हमारी जो विषय वस्तु है उसको बहुत ही आसानी से और बहुत ही ईजी तरीके से सीख जाएगा। तो ज़रूरी है कि जब हम बच्चे को सिखा रहे हैं तब हम उसके अनुभवों पर ध्यान दें कि बच्चा उस विषय वस्तु के बारे में क्या अनुभव कर रहा है। जिस प्रकार से और जिस वे में हम उस विषय वस्तु को समझाना चाह रहे हैं, बच्चा उस विषय वस्तु को उसी रूप में और उसी प्रकार से अनुभव करके सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। क्योंकि अनुभव जो शब्द है वो अपने आप में जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के माध्यम से जो सीखे हुए रिजल्ट्स हैं उसको बताता है कि हमने जो शिक्षण की पूरी प्रक्रिया अपनाई उस प्रक्रिया में बच्चे के पास क्या रहा। क्योंकि वो प्रक्रिया जब खत्म हो जाएगी उसके बाद बच्चे के पास जो बचेगा वो बच्चे का अनुभव होगा। तो बच्चे के अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा तब होंगे जब बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका उपयोग करेगा। चलिए अब जानते हैं अनुभव शंकु के बारे में कि अनुभव शंकु किसे कहते हैं। प्रसिद्ध संप्रेषक विशेषज्ञ एडलर डेल ने अनुभव को शंकु के रूप में प्रदर्शित किया। उन्होंने कहा कि जो अनुभव है वो क्या है, एक शंकु के रूप में होते हैं। शंकु के रूप में जब उन्होंने अनुभवों को दिया तब उन्होंने कहा कि ये जो शंकु है वो बिल्कुल कठोर नहीं है, इसमें लचीलापन पाया जाता है। पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि शंकु किसे कहते हैं। शंकु के आकार को अगर समझना है तो सबसे पहले चलते हैं किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी में। जब हम बच्चों की बर्थडे पार्टीज देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनमें जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक टोपी का उपयोग करते हैं, केप का उपयोग करते हैं, और वो जो केप होती है वो सिर पर ऐसे लगाते हैं बिल्कुल शंकु की तरह। मतलब वो ऊपर से क्या होती है, तीखी होती है, ऊपर से कोना बना होता है उसमें, और बाकी जो है वो क्षेत्र ऐसे होता है और बाकी नीचे से क्या होती है, गोलाइलिए होती है, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं। तो इस प्रकार की जो केप है वो आपने बर्थडे पार्टी में बहुत अच्छे से देखी है, इसके बारे में आप जानते हैं। तो ये जो आकार है इसको शंकु कहा जाता है, ये शंकु आकार है। अनुभव शंकु के 12 खंड बताए हैं। उन्होंने कहा है कि अनुभव जो शंकु होता है जिसके माध्यम से बच्चा चीज़ों को सीखता है, अंडरस्टैंडिंग करता है उसके बारे में, तो उसके जो खंड होंगे वो 12 होंगे। हालांकि एडलर डेले ने कहा है कि ये जो अनुभव शंकु है इनके जो 12 खंड है वो कठोर नहीं होकर के लचीले हैं। अर्थात जरूरी नहीं है कि ये जो क्रम है ये व्यवस्थित ही रहे और ऐसा ही रहे और हर बार सीखने पर इस शंकु को फॉलो किया ही जाए, क्योंकि इस शंकु में 12 खंड दिए गए हैं और इनको स्टेप बाय स्टेप रखा गया है एडलर डेले के द्वारा,
लेकिन इन्होंने कहा है कि ये बहुत ज़्यादा कठोर नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेप आप कवर नहीं करेंगे उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में नहीं जा सकते। ये एक तरह से हेरारकी जैसा है, पदसोपान जैसा है और शंकु के आकार का है, जिसको इन्होंने 12 खंडों में डिवाइड कर रखा है। और इन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा कठोर नहीं है, लचीले हैं। लचीले होने से अभिप्राय है जब कोई बच्चा अनुभव करना सीख रहा है, किसी चीज़ की या किसी विषय वस्तु के बारे में समझ रहा है, अपनी अंडरस्टैंडिंग बना रहा है, तब वो बच्चा स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अनुभव करते जाता है। और ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते हुए इन्होंने क्या किया, 12 खंड बताए। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर कोई स्टेप गायब है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जाएगा, जा सकता है और उस स्टेप के ऊपर वो बाद में भी जा सकता है, या हो सकता है कुछ स्टेप गायब हो जाए तो भी बच्चे के जो अनुभव है उनका निर्माण किया जा सकता है। तो इन्होंने क्या बताया कि शंकु के जो खंड है वो कठोर नहीं होकर किस प्रकार के हैं, लचीले हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है। चलिए जानते हैं अनुभव शंकु के आधार खंड के बारे में। अनुभव शंकु का सबसे पहला अर्थात कि उसका आधार खंड है प्रत्यक्ष प्रयोजनशील अनुभव। जब हम बच्चे को कोई विषय वस्तु सिखा रहे हैं, कोई विषय वस्तु समझा रहे हैं, तब सबसे पहले आता है प्रत्यक्ष प्रयोजनशील अनुभव। प्रत्यक्ष प्रयोजनशील अनुभव अधिगम प्रक्रिया के आधार का कार्य करता है एवं इन्हीं अनुभवों के दौरान विद्यार्थी अपने ज्ञानेंद्रियों का अधिक से अधिक उपयोग करता है। जब हम बच्चे को ऐसे अनार बोलना सिखा रहे हैं तो उसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, अनार का जो फोटो है वो दिखाना पड़ेगा। जब बच्चे को अनार का फोटो दिखाया जाएगा तब उसे याद आएगा कि उसने अनार जो है उस फल को देखा है, उस फल को उसने खाया है। तो उसके बाद जब बच्चे को ए लिखना सिखाया जाएगा तो उसके लिए वो ए लिखना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें करना क्या है, ए लिखना सिखाना है, जो कि एक विभक्ति है। विभक्ति से अभिप्राय होता है जब किसी भी विषय वस्तु के बारे में हम बच्चे को सिखा रहे हैं जो विषय वस्तु मूल रूप में है ही नहीं, ए अक्षर जो है वो मूल रूप में कहीं नहीं है। ये एक धारणा है कि हम क्या करेंगे, जब अनार बोलेंगे तो बच्चा क्योंकि अनार की फोटो को जानता है तो हम उस फोटो का उपयोग करके, क्योंकि बच्चे ने अनार को खाया हुआ है, देखा हुआ है, अनार को वो जानता है, तो हम क्या करेंगे, अनार का फोटो बच्चे को दिखाएंगे। और जब हम अनार का फोटो बच्चे को दिखा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हमारा जो मूल उद्देश्य है बच्चे को ए लिखना सिखाना वो सिखा देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, बच्चे के लिए एक विभक्ति तक पहुंचने का माध्यम बना रहे हैं अनार के फोटो को, जिसके माध्यम से वो ए लिखना अच्छे से सीख जाए और उसके बाद वो समझ जाए कि ए का मतलब केवल अनार नहीं होता है, अनिल भी होता है, अशोक भी होता है। डेल ने शंकु का दूसरा जो खंड बताया है वो है प्रकल्पित अनुभव। प्रकल्पित अनुभव से अभिप्राय है ऐसे अनुभव जिनकी बच्चे के माध्यम से कल्पना की जाती है। जैसे बाहर से अगर मोर की आवाज आ रही है, बच्चे ने माँ से पूछा कि माँ ये किसकी आवाज है, माँ ने कहा बेटा ये मोर बोल रहा है। बच्चे को पता नहीं कि मोर कैसा होता है, उसने देखा नहीं है मोर को। फिर उसके बाद माँ ने कहा कि ये कृष्ण भगवान की मूर्ति है बेटा, इसमें देखो तुम कि इसमें इनका जो पंख है वो लगा हुआ है, ये पंख जो है वो भी किसका है, मोर का है। अब ये दो चीजें जो है वो बच्चे को बताई गई है और उसके बाद कहा कि ये बड़ा सा पक्षी होता है। अब इन तीन चीजों के माध्यम से बच्चा अपने माइंड में क्या करेगा, मोर के लिए एक प्रकल्पित चित्र बना लेगा। उसके अलावा जब भी हम बच्चे को कोई चीज सिखाते हैं तब कई बार हम मॉडल का उपयोग करते हैं, क्योंकि हमारी विषय वस्तु इतनी जटिल होती है या इतनी बड़ी होती है या इतनी छोटी होती है कि उसके कार्यप्रणाली को समझने के लिए बच्चे को प्रकल्पना करनी पड़ती है। उसके लिए हमें एक मॉडल बनाना पड़ता है और उस मॉडल के माध्यम से बच्चे को समझाया जाता है। जैसे दिन रात बनना है, दिन रात बनने की जो प्रोसेस है उसको अगर हम बच्चे को समझाना चाहें कि कैसे बनती है और प्रत्यक्ष दिखाना चाहें तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए बच्चे को अंतरिक्ष में ले जाना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा दूर से कि ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है और ये सूर्य है और इस प्रकार से ये परिक्रमा करते हैं, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ग्लोब का उपयोग करते हैं। सूर्य की जगह पर हम कई बार मोमबत्ती का उपयोग करते हैं और चंद्रमा की जगह हम किसी और चीज़ या किसी और विषय वस्तु या किसी भी चीज़ का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को हमारे जो दिन रात बनने की जो प्रोसेस है उसके बारे में समझा सकते हैं। तो ये जो प्रकल्पित अनुभव है इसके माध्यम से चीज़ा बच्चों को, बच्चा चीज़ों को, चीज़ा बच्चे को नहीं। तो जो प्रकल्पित अनुभव है उसमें अनुभव के कुछ जटिल होने से प्राय समस्या को सरल रूप में स्पष्ट करना क्या नहीं हो पाता है, संभव नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष अनुभव के स्थान पर प्रकल्पित जो अनुभव है उनका उपयोग किया जाता है और जो हमारी शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट किया जाता है।
अब जैसे मुझे समझाना है किसी बच्चे को रेलवे इंजन के बारे में, और रेलवे इंजन के बारे में जब मुझे समझाना है तो मैं उसके स्थान पर क्या कर सकती हूँ, एक छोटे मॉडल का उपयोग करके बच्चों को समझा सकती हूँ रेलवे इंजन के बारे में। जब मुझे मकड़ी या मक्खी या मच्छर के बारे में बच्चों को कुछ समझाना है तो मुझे उसके एक बड़े प्रतिरूप का उपयोग करना पड़ेगा, और बड़े प्रतिरूप का उपयोग करके मैं बच्चों को उसकी जो पूरी प्रोसेस है उसके बारे में अच्छे से समझा सकती हूँ। हृदय की संरचना को समझाना तो उसके लिए भी एक मॉडल बना करके बच्चों को समझाया जा सकता है। तो जब भी हम बच्चों को किसी और चीज या उसके प्रतिरूप अर्थात कि उसके मॉडल के माध्यम से कोई चीज समझाना चाहते हैं तो उसके लिए बच्चे को क्या करना पड़ता है, कल्पना करनी पड़ती है कि माना कि ये इतना छोटा है, मतलब ग्लोब पृथ्वी जो है वो क्या है, ग्लोब जितनी है। फिर उसको समझाएंगे कि दिन रात कैसे बनते हैं, और फिर उसके बाद वो कल्पना करेगा कि वास्तविकता में ये ऐसी नहीं है, ये केवल हमें समझाने के लिए बताया गया, बाकी हमारी पृथ्वी काफी बड़ी है। तो इस चीज को जब बच्चा समझ जाता है तो बच्चे के पास एक अनुभव जो है वो बन जाता है कि पृथ्वी में दिन रात किस प्रकार से बनते हैं, रेलवे का जो इंजन होता है उसकी कार्यप्रणाली किस प्रकार की है, या फिर मच्छर और मक्खी की जो संरचना है वो किस प्रकार की है। अब जानते हैं अनुभव शंकु खंड के तीसरे खंड के बारे में। तीसरा जो खंड है वो है नाट्य। जब भी हम बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं तब कई बार हमें बच्चों के द्वारा नाटक करवाया जाता है या उनको नाटक दिखाया जाता है, या फिर अध्यापक के द्वारा ही कई बार किसी चीज की नकल करके उसको समझाया जाता है। जैसे जब मोर बोल रहा है, मोर चला गया, तब भी कई बार बच्चा मम्मी से पूछता है कि मम्मी मोर कैसे बोलता है। फिर मम्मी को मोर की जिस तरह मोर बोलता है उसी प्रकार से बोल करके बताना पड़ता है कि बेटा मोर ऐसे बोलता है। तो इस प्रकार इसका अर्थ ये हुआ कि जब बच्चे को कुछ भी सिखाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, एक तरह से जो विषय वस्तु है उसके जैसा हमें एक तरह से नाटक करके बताना पड़ता है कि ये विषय वस्तु इस प्रकार की है। अनुभव नाट्य द्वारा अनेक ऐसी अधिगम अनुभवों की पुनर्रचना की जा सकती है जो अतीत की घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं या काल्पनिक घटनाओं को निरूपित करते हैं। जो भी काल्पनिक घटनाएं हैं उनके बारे में जब अध्यापक के द्वारा या बच्चे के आसपास जो भी बच्चे को सिखा रहा है उसके द्वारा जब नाटक करके उस विषय वस्तु के बारे में समझाया जाता है, मतलब वो घटना किस प्रकार से हुई थी उस घटना की हूबहू नकल की जाती है, तब उसे नाटक कहा जाता है। और उस नाटक के माध्यम से बच्चा ये समझ जाता है कि अगर बच्चा वही है और उसी परिस्थिति में है जहाँ पर वो उस पूरे के पूरा क्रियाकलाप हो रहा है, तो हिस्ट्री की जो विषय वस्तु है उसको समझाने के लिए जो नाटक है उसका उपयोग अध्यापक के द्वारा किया जा सकता है। अनुभव शंकु का नेक्स्ट खंड प्रदर्शन है। प्रदर्शन में किसी महत्वपूर्ण विचार, वस्तु, तथ्य, प्रक्रिया या घटनाक्रम को दृश्यात्मक प्रस्तुति प्रदर्शित करना। जो भी विषय वस्तु अध्यापक बच्चों को सिखाना चाहता है उसके लिए उसके पास जो कुछ भी सामग्री होगी, जो कुछ भी मॉडल या चार्ट होगा या जो कुछ भी घटना होगी, उस घटनाक्रम के बारे में जो भी जानकारी होगी उन जानकारियों को वो क्या करेगा, किसी न किसी सहायक सामग्री के माध्यम से बच्चों के सामने प्रस्तुत करेगा। और जब वो प्रयोग करके बता रहा है बच्चों को किसी विषय वस्तु के बारे में या जो भी सामग्री है उसको जब वो चार्ट मॉडल के माध्यम से बच्चों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, तब वो उस विषय वस्तु के प्रत्येक जो भाग होगा, प्रत्येक जो दृष्टिकोण होगा उस विषय वस्तु को समझने का, हर दृष्टिकोण से बच्चों को समझाने का प्रयास करेगा। तो जब बच्चों के सामने कोई विषय वस्तु प्रदर्शित की जाएगी तो प्रदर्शित करने के दौरान बच्चा एक्टिविटीज करेगा, मतलब उसको देखेगा, समझने का प्रयास करेगा और उसके बारे में बच्चा कुछ अनुभव जो है वो प्राप्त करेगा, क्योंकि उसके सामने वो विषय वस्तु हूबहू तो नहीं है लेकिन उस विषय वस्तु जैसा ही उसके सामने है मॉडल, चार्ट या फिर प्रयोग। तो जब प्रयोग करके एक टीचर दिखा रहा है तो उस प्रयोग के माध्यम से बच्चे में बहुत सारे जो अनुभव हैं उनका निर्माण किया जा सकता है। अनुभव शंकु का नेक्स्ट खंड है क्षेत्र प्रदर्शन। क्षेत्र प्रदर्शन से अभिप्राय है जब बच्चा है और उसको कोई भी चीज या कोई विषय वस्तु हम सिखाना चाहते हैं तो कई बार हमें बच्चे को उस क्षेत्र पर ले जाना पड़ता है। जैसे अगर मैं बच्चे को ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली समझाना चाहती हूँ, अगर मैं उसे चाहती हूँ कि वो जो विषय वस्तु है उसको वो बहुत गहराई से समझ जाए, तो मैं बच्चों को पर ले जा सकती हूँ। बच्चों को सीधा ग्राम पंचायत में ले जाएंगे और पंचायत में जाकर के वहाँ पर जो भी एक्टिविटीज होती है उन एक्टिविटीज के बारे में उनको गहराई से समझाया जाएगा कि बेटा जब भी कोई काम होता है अपना ग्राम पंचायत से संबंधित, उस काम को हमें इस प्रकार से क्रियान्वित करना पड़ता है। ग्राम पंचायत ये काम करती है, इनके इतने सारे काम होते हैं, ये दायित्व होते हैं और इनमें ये अधिकारी होते हैं जो अपने काम को करते हैं। तो जब बच्चा वहाँ पर भ्रमण कर लेता है और उन चीज़ों को सीख लेता है तो बच्चे के जो अनुभव होते हैं
वो स्ट्रांगली उनके बारे में बहुत अच्छे से बन जाते हैं, अच्छे से विकसित हो जाते हैं। और बच्चे का जो हमारा अधिगम करवाना है, मतलब बच्चे को जो ग्राम पंचायत के बारे में सिखाना था, उसको बच्चा बहुत ही अच्छे से सीख जाता है। क्षेत्र भ्रमण से तात्पर्य है किसी परिस्थिति से बाहर स्थित किसी स्थान का उद्देश्यपरक तथा योजनाबद्ध ढंग से निरीक्षण करने से होता है। हमें जब बच्चे को कोई चीज सिखानी है तो उसके लिए जब हम क्षेत्रीय भ्रमण का उपयोग अगर हम करना चाह रहे हैं, हम बच्चे को क्षेत्रीय भ्रमण के माध्यम से उस विषय वस्तु के बारे में अनुभव इकट्ठा करवाना चाह रहे हैं, तब जरूरी है कि एक नियोजित योजना बना करके उस स्थान पर ले जाया जाए और बच्चों को पता भी नहीं चले कि वो उस विषय वस्तु के बारे में कब सीख गए। तब हमारा क्षेत्रीय भ्रमण का जो उद्देश्य है वो कंप्लीट होता है। अनुभव शंकु का नेक्स्ट खंड है प्रदर्शनीय वस्तुएं। प्रदर्शनीय वस्तु का उपयोग जब एक अध्यापक करता है तो उसमें अध्यापक बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखता है और बच्चों को कोई प्रोजेक्ट देता है जिसमें बच्चों को कोई विषय वस्तु प्रदर्शित करनी होती है। कई बार अध्यापक बच्चों को कोई विषय वस्तु इस प्रकार से व्यवस्थित करके लाने के लिए कहता है जिसे बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें जब बच्चा खुद एक्टिव होता है और अपने विषय वस्तु को जब बच्चा प्रेजेंट करता है तो बच्चा खुद उसके बारे में अनुभव प्राप्त कर पाता है और बाकी बच्चे जो उस विषय वस्तु के बारे में उस बच्चे को प्रदर्शित करते हुए देखते हैं तो वो भी उससे अनुभव प्राप्त कर पाते हैं। जैसे आपने विज्ञान मेले जैसी एक्टिविटीज जो होती है स्कूल्स में, उनके बारे में सुना, देखा होगा या खुद भी पार्टिसिपेशन किया होगा। तो विज्ञान मेले में क्या होता है, बच्चा खुद से अपना एक प्रयोग बनाता है और उसको प्रस्तुत करता है, उसको प्रदर्शित करता है। तो इस प्रदर्शन के दौरान वह बच्चा खुद उस प्रयोग के बारे में बहुत गहराई से सीख पाता है, उस प्रयोग के बारे में अनुभव प्राप्त कर पाता है और बाकी बच्चे भी उस प्रयोग को प्रेजेंट होते हुए जब देखते हैं तो वो भी उसके बारे में अनुभव प्राप्त कर पाते हैं और इसके माध्यम से हम बच्चे को बहुत सारी विषय वस्तु सिखा पाते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षार्थियों द्वारा निर्मित जो वस्तुएं होती हैं उन्हें बुलेटिन बोर्ड तथा पोस्टर आदि के माध्यम से प्रदर्शन के द्वारा हमारी जो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें उसे प्रस्तुत किया जाता है और जिसके माध्यम से बच्चे के अनुभव स्ट्रॉन्ग होते हैं और बच्चा उस विषय वस्तु को स्थायी रूप से सीख पाता है। अनुभव शंकु का नेक्स्ट खंड जो आता है वो आता है दूरदर्शन। दूरदर्शन से अभिप्राय होता है किसी विषय वस्तु के बारे में, जब हम यहाँ हैं उस विषय वस्तु की या उस संबंधी जो घटना है वो कहीं पर भी हो रही होगी, दुनिया के किसी भी कोने में वो जो विषय वस्तु है उसका सीधा आपके पास प्रसारण आता है, आप उस चीज को अपने घर पर बैठे हुए भी देख पाते हैं। जब हम बच्चे के लिए अधिगम में दूरदर्शन का उपयोग करते हैं, बच्चे को कोई विषय वस्तु सिखाने के लिए दूरदर्शन का उपयोग करते हैं, तो हमारा जो बच्चा है उसकी आंखों के माध्यम से बच्चा देख रहा होता है, कानों के माध्यम से सुन रहा होता है। जब बच्चे के कान और उसकी आंखें दोनों ज्ञानेंद्रियां एक्टिव होगी तो बच्चे का जो अधिगम है वो चिरस्थायी होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो अधिगम शंकु का खंड आता है वो होता है चलचित्र। चलचित्र सामान्य चित्रों से अलग होते हैं क्योंकि रेखा चित्र, चार्ट, मॉडल आदि में गत्यात्मकता का अभाव पाया जाता है, मतलब उसमें गतिशीलता नहीं होती है। लेकिन चलचित्र अर्थात वीडियो जो होते हैं उसमें बच्चा उन विषय वस्तु को चलते हुए देखता है, गति करते हुए देखता है, काम करते हुए देखता है और जब बच्चा गति करते हुए किसी विषय वस्तु को देखता है तब बच्चे का जो कंसंट्रेशन होता है, जो ध्यान होता है वो अधिक बढ़ता है उस विषय वस्तु के बारे में। बच्चा ज़्यादा सजग होकर उस विषय वस्तु को देखता है और इससे हम बच्चे में अनुभव जो है उनका निर्माण करने में हमारे लिए सुविधा हो जाती है कि हम बच्चे को अच्छे से उस विषय वस्तु से संबंधित जो अनुभव है उनका निर्माण हम बच्चे में कर पाते हैं। चलचित्र के माध्यम से तरह तरह के वास्तविक तथा प्रकल्पित जो अनुभव है उनको देखा और सुना जा सकता है, जिससे अनुभवों का निर्माण किया जा सकता है। अनुभव शंकु का नेक्स्ट जो खंड आता है वो आता है रेडियो प्रसारण। कई ओपन यूनिवर्सिटी जैसे होते हैं या फिर ओपन स्कूल जो होते हैं वो अपने जो भी कार्यक्रम है, जो भी शिक्षण विषय वस्तु है उसको रेडियो प्रसारण के माध्यम से दूर दराज के बच्चों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जब बच्चा रेडियो प्रसारण के माध्यम से उस विषय वस्तु को सुनता है तब बच्चा उस विषय वस्तु के बारे में अपने अनुभव जो है वो बना पाता है। अधिगम शंकु का नेक्स्ट जो खंड आता है वो आता है स्थिर चित्र। स्थिर चित्रों के माध्यम से भी हम बच्चे को कई बार अपनी विषय वस्तु क्लियरली समझा पाते हैं। जैसे हम जितने भी शिक्षा शास्त्रियों के बारे में पढ़ते हैं, मनोवैज्ञानिकों के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, अगर हम उस मनोवैज्ञानिक का चित्र जानते हैं कि वो व्यक्ति जो है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो व्यक्ति किस प्रकार के दिखते थे, तो जब हमारे सामने उनका चित्र होता है तब हम समझ पाते हैं कि उस व्यक्ति ने जिस
विषय वस्तु को हम पढ़ रहे हैं, जिस प्रयोग को हम पढ़ रहे हैं कि उन्होंने ये काम किया है, तो क्या होता है, हम उस चित्र के साथ उस विषय वस्तु को कनेक्ट कर पाते हैं। और जब हम उस विषय वस्तु को उस चित्र के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, तब हम उस व्यक्ति के बारे में गहराई से समझ पाते हैं और एक अनुभव बना पाते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि आपको गांधी जी का शिक्षा दर्शन पढ़ना है, तो जैसे ही मैं गांधी जी का नाम लूँगी, क्योंकि आप लोगों ने गांधी जी का जो फोटो है वो देखा होगा, तो अब आपको गांधी जी का दर्शन पढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपने गांधी जी का चित्र देखा, तो आप कल्पना कर सकते हैं, एक कल्पना आपके दिमाग में आएगी कि गांधी जी ने शिक्षा के बारे में ये चीज़ें कही होगी। इस वजह से आप उसके बारे में बहुत गहराई से अनुभव बना पाएंगे और आप जल्दी से उसके बारे में सीख पाएंगे। तो स्थिर चित्रों का अधिगम में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसके माध्यम से हम बच्चे में अनुभवों का निर्माण कर सकते हैं। अनुभव शंकु का जो नेक्स्ट खंड आता है वो आता है दृश्य प्रतीक। दृश्य प्रतीक से अभिप्राय है, जब हम बच्चे को कोई विषय वस्तु सिखा रहे हैं तो उससे संबंधित कुछ चिन्ह बना लेते हैं और उन चिन्ह अर्थात साइन जो होते हैं उनका उपयोग हम आगे की जो विषय वस्तु है वो समझाने के लिए करते हैं। जैसे हमें कोई विषय वस्तु है और वो बच्चों को ऐड करवानी है, मतलब किसी चीज़ को जुड़वाना है, मतलब जब हम बच्चे को जोड़, बाकी, गुणा, भाग जैसी जो प्रोसेस है वो जब हम बच्चे को सिखाते हैं तब हम प्रतीकों का ही उपयोग करते हैं। जब बच्चा कहीं पर भी यात्रा कर रहा है, सड़क पर जा रहा होता है, तब वो कई बार जो साइन होते हैं उनको देख करके समझ जाता है कि आगे मोड़ आ रहा है, आगे स्कूल आ रहा है या आगे किस प्रकार की परिस्थिति बनने वाली है। तो ये जो साइन होते हैं इसके माध्यम से भी जो बच्चा है उसके अंदर अनुभवों का निर्माण किया जाता है। अनुभव शंकु का नेक्स्ट खंड अर्थात कि लास्ट खंड है शब्द प्रतीक। शब्द प्रतीक जो होते हैं इसका प्रयोग निस्संदेह एक अध्यापक सर्वाधिक करता है। जब अध्यापक बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करता है, अपने विषय वस्तु समझाता है और जब वो कुछ बोलता है तब वो शब्दों के माध्यम से ही बोलता है। बच्चा जब अपनी चीज़ों को समझता है और बच्चा जो आंसर देता है वो भी शब्द प्रतीक के रूप में ही होते हैं। एक अध्यापक अनुभव शंकु के किसी भी खंड का प्रयोग करे, उसके लिए शब्द प्रतीक का जो उपयोग करना है वो अनिवार्य होता है, उसे करना ही होता है, ताकि वो अपने विषय वस्तु को बच्चों के सामने बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए। जब तक अध्यापक उस विषय वस्तु को क्लियर नहीं करेगा, उदाहरणों का उपयोग नहीं करेगा, प्रदर्शन करते समय शब्द प्रतीकों का उपयोग नहीं करेगा, तब तक बच्चों के किसी भी प्रकार के अनुभव के निर्माण को लगभग असंभव माना जाता है। आज की क्लास में हमने अनुभव शंकु को समझा, जो कि संप्रेषक विशेषज्ञ टेल के द्वारा दिया गया था। उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा है जिसको हम कोई भी विषय वस्तु जब हम सिखाने जाते हैं, मतलब उस विषय वस्तु के बारे में जब हमें बच्चे को अधिगम कराना है, तो जरूरी है कि हम बच्चे में अनुभवों का निर्माण करें। उन्होंने एक अनुभव शंकु बनाया और उस अनुभव शंकु में उन्होंने 12 खंड बताए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अनुभव शंकु के जो 12 खंड है वो बिल्कुल ऐसे नहीं है कि हम इनमें बिल्कुल कठोरता से पालन करें और स्टेप बाय स्टेप बढ़ें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बढ़ना इसमें पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो पूरा अनुभव शंकु है और इसके जो खंड हैं वो बिल्कुल कठोर नहीं है, इनमें लचीलापन है। अगर आप चाहें कि आप अनुभव शंकु का उपयोग जब हम शिक्षण में करेंगे तब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक शंकु का जो खंड है उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, नेक्स्ट खंड पर जा सकते हैं। अर्थात इनमें लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर हम किसी विषय वस्तु को इस प्रकार का पाते हैं कि ये विषय वस्तु क्षेत्रीय भ्रमण के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम इसको क्षेत्रीय भ्रमण के माध्यम से सिखाएं, तो हम क्षेत्रीय भ्रमण वाला जो खंड है उसको इग्नोर करके नेक्स्ट जो खंड है वहां बढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर विषय वस्तु को हम रेडियो प्रसारण के माध्यम से ही सिखाएं, हम बाकी के जो सहायक सामग्री है उसका प्रयोग भी कर सकते हैं और अपने बच्चे के जो अधिगम है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अच्छी क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।